हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम लोहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और कमेंट भी करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो हम मेमोरी के बारे में पढ़ रही हैं। तो हमने अब तक एविडेंस ऑफ लर्निंग कर चुके हैं, रिसर्च के कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं और मेमोरीज़ के हम तीन वीडियो हम डाल चुके हैं जिसमें ये बताया गया कि मेमोरी क्या है, मेमोरी के टाइप्स क्या हैं और मेमोरी का बायोलॉजिकल बेसिस क्या है। हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसमें हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म या एविडेंस एसोसिएटेड विद मेमोरी के जो हमारी मेमोरी फॉर्म होती है वो हमारे ब्रेन के किस एरिया में फॉर्म होती है। तो गाइड्स, ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर आप लोगों को कुछ क्यूरीज है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ एलटीएम कि जो हमारी एलटीएम है हमारे ब्रेन में उसका क्या फंक्शन है, यानी कि ब्रेन के किस फंक्शंस के द्वारा या किस पार्ट के द्वारा हमारी एलटीएम हमारे ब्रेन में सेव होती है। कल की वीडियो हमने एसटीएम के बारे में पढ़ा था कि एसटीएम कैसे फॉर्म होती है और ब्रेन का कौन सा एरिया इस मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज हमने क्या देखा है, आज हमारा टॉपिक है न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ एलटीएम। एलटीएम मीन्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके जो होते हैं दो चेंज होते हैं इसमें। मेनली एक हमारा होता है स्ट्रक्चरल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो इन्फॉर्मेशन हमें सेंसेस के थ्रू मिलती है, फिर हमारे ब्रेन में जाती है। ब्रेन में जाकर वो हमारे पर्टिकुलर एरिया में जाएगी कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ स्टोर करनी है। मेनली अब ये देखिए, जो स्ट्रक्चरल चेंज है इसके बारे में टेलर एंड डायसन ने बताया था 1984 में। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि जब हमारे डेंड्राइट्स में चेंज होता है, जब डेंड्राइट्स में चेंज होता है तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में भी चेंज होता है और उसके बाद हमारे मेमोरी ट्रेस बनते हैं और वो मेमोरी ट्रेस क्या करते हैं, कॉन्सोलिडेट हो जाते हैं। यानी कि जितने मेमोरी ट्रेस हमारे सामने आते जाएंगे तो उतनी ही हमारी मेमोरी फॉर्म होती चली जाएगी, उतनी ही वो कॉन्सोलिडेट हो जाएगी। अब देखिए डेंड्राइट्स क्या होते हैं। ये हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये न्यूरॉन है पूरा, ये जो इसकी शाखाएं निकाली गई हैं ये हमारी डेंड्राइट्स कहलाते हैं। जो इसका ये बीच का एरिया है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। तो जो ये इतना लंबा पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सोन। जो लास्ट में हमने ये शाखाएं निकाली हुई हैं ये क्या, हमारे टर्मिनल बटन्स। जो टर्मिनल बटन्स होते हैं इसके एरिया में होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर या ये स्पेस होता है। इसके बाद हमारा दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ होता है। तो अब देखिए जो हमारी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो डेंड्राइट्स में आएंगी। डेंड्राइट्स में आई तो ये अपने क्या थी, रेस्ट की सिचुएशन में बैठी थी, लेकिन जब इनके पास इन्फॉर्मेशन आई तो डेंड्राइट्स एकदम एक्टिव हो गई, यानी कि इसमें एक चेंज हुआ। यानी कि डेंड्राइट्स एकदम एक्टिव हो चुकी है कि इसके पास इन्फॉर्मेशन आई है। फिर इसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को सेल मेम्ब्रेन्स के पास भेजा। सेल मेम्ब्रेन्स ने क्या किया, इसको एक्सोन में पास आउट कर दिया। एक्सोन ने वो इन्फॉर्मेशन लाकर यहाँ पर टर्मिनल बटन में छोड़ दी और यहाँ क्या थे, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो बिल्कुल एक्टिव हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, जितनी इन्फॉर्मेशन आती गई है यहाँ से अगले न्यूरॉन में पास आउट करते चले गए, मेमोरी ट्रेस बनते चले गए और जितने मेमोरी ट्रेस हमारे बनेंगे उतने ही वो कॉन्सोलिडेट होंगे कि हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई थी उसको अपने ब्रेन में इकट्ठा कर लिया है कि अब हम उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। एलटीएम में ये सारे चेंज होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। सेकेंड इसमें है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या बताया गया है कि जो हमारी मेमोरी ट्रेस बनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से बनते हैं मेनली। और जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें हमारा एक मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको बोलते हैं एसिटिकोलाइन। इसके बारे में यन केनन एट ऑल ने 1990 में एक स्टडी की थी। इन्होंने ये बताया था कि जो हमारी मेमोरी फॉर्म होती है मेनली एलटीएम में, उसके लिए एसिटिकोलाइन रिस्पॉन्सिबल है। अगर एसिटिकोलाइन में अगर कमी आ जाती है, यानी कि जब एसिटिकोलाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में कम बनता है तो क्या होता है, हमारे एलटीएम पर इफेक्ट आता है कि हमारी एलटीएम ख़त्म होना शुरू हो जाती है, हम चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। तो अब ये देखिए उन्होंने 3 एविडेंस बताए हैं कि जब हमारा
एसिटिकोलाइन नामक हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर जब कम मात्रा में सीक्रेट होता है तो क्या इफेक्ट आता है? फर्स्ट आता है अमनेशिया। अमनेशिया का मतलब होता है कि उसकी जो याददाश्त है वो ख़त्म हो जाती है। सेकंड है कोरोसकोफ का सिंड्रोम एंड अल्जाइमर सिंड्रोम, ये भी एसिटिकोलाइन की कमी होने पर ही होते हैं। तीसरा है आपका मोलिकुलर थ्योरी, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एसिटिकोलाइन जब कम हो जाता है तो हमारे ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मेनली आज हम एमनीशिया के बारे में पढ़ेंगे कि एमनीशिया क्या होता है। एमनीशिया कि याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, जो चीज़ें बंदे को याद थी वो उसको याद नहीं रहती। अब जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, लंबे टाइम से बीमार चल रहा है, या कि दुर्घटना उसके साथ हो जाती है, यानी कोई एक्सीडेंट उसके साथ हो जाता है, या फिर वह जैसे ड्रिंक ज़्यादा कर लेता है, शराब का सेवन ज़्यादा करता है, तो इन सब बातों का क्या असर होता है कि उस बंदे के जो ब्रेन है उसमें जो उसकी मेमोरीज़ होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे जैसे ही उसको एक बीमारी होती है और उसकी जो मेमोरी लॉस होती है, तो दो तरीके से लॉस होती है, जिसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड एमनीशिया एंड सेकंड हमारा एंट्रोग्रेड एमनीशिया। एमनीशिया याददाश्त का कमज़ोर हो जाना। याददाश्त भी हमारी दो तरीके से कमज़ोर होती है। जैसे मान लो आज 26 अप्रैल है, किसी बंदे का आज कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज कीजिए आप, तो मान लो हम कैसे कह सकते हैं कि उसके अंदर रिट्रोग्रेड एमनीशिया हो जाता है। अगर बंदे को आज से पहले की जितनी भी उसकी मेमोरीज़ हैं अगर वो याद नहीं रहती, तो उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड एमनीशिया। कि दुर्घटना होने से पहले जो इन्फॉर्मेशन उसके पास थी, जो मेमोरीज उसके पास थी, उसको वो कुछ याद नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड एमनीशिया। तो इस बंदे में क्या होता है कि आज से पहले की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी मेमोरी को वो भूल जाता है, बट आज के बाद से जिन जिन लोगों से वो मिलेगा उसको सिर्फ वही लोग याद रहेंगे, यानी कि इसमें ओल्ड मेमोरीज ख़त्म हो जाती हैं और इसमें न्यू मेमोरीज बननी शुरू हो जाती हैं। क्लियर है आपको कि रिट्रोग्रेड एमनीशिया क्या होता है? कि जिस दिन उस व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना से पहले जितनी भी उसके पास इंफॉर्मेशन होती हैं वो उन सभी इंफॉर्मेशन को भूल जाता है और उसमें सिर्फ नई मेमोरी ही बनती है। वह सिर्फ नए लोगों के साथ ही रहता है और नए लोगों से मिलता, सिर्फ वो उन्हीं को याद रख पाता है। तो ये हमारा क्या है? रिट्रोग्रेड एमनीशिया। सेकंड है हमारा एंट्रोग्रेड एमनीशिया। ये एमनीशिया क्या होता है? मान लो उस व्यक्ति का आज के दिन कोई दुर्घटना हुई, वो क्या हुआ, वो अपनी याददाश्त को भूल जाता है। इसमें क्या करता है कि जितनी भी उसकी ओल्ड मेमोरीज़ हैं वो बनी रहती हैं, यानी कि दुर्घटना होने से पहले जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन थी, जितनी भी उसकी याददाश्त थी वो बनी रहती है, बट वो नए लोगों को नहीं पहचान पाता कि मैं किसी से मिला हूँ, अब मेरे सामने कौन खड़ा है, मैं कहाँ हूँ, वो उन सब बातों को नहीं भूल पाता। मेनली इसमें क्या होता है, नई मेमोरी बिल्कुल भी नहीं बन पाती। जैसे मान लो अगर यहाँ बने भींगी तो वो 20 से 30 सेकंड तक के लिए ही बनेंगी, यानी कि इसमें सिर्फ एसटीएम ही बनेगी। इन्फॉर्मेशन एसटीएम से एलटीएम में नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सो क्लियर है आपको कि ओल्ड मेमोरी उसकी बनी ही रहती है, लेकिन न्यू मेमोरी कोई भी फॉर्म नहीं होती। इसको बोलते हैं एंट्रोग्रेड एमनीशिया। तो अगर इन्फॉर्मेशन इसमें न्यू बनती भी है तो क्या बनेंगे? वो 20 से 30 सेकंड के लिए ही बनेंगी, जो हमारी एसटीएम का टाइम पीरियड होता है, और ये इन्फॉर्मेशन एलटीएम में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। सो क्लियर है आपको कि एमनीशिया क्या होता है, क्यों होता है, अगर हो जाता है तो किस किस तरीके से ये होता है। इसके बारे में मिलर एट ऑल ने 1968 में स्टडी की थी। इन्होंने स्टडी की थी कि एक पेशेंट था उनके पास जिसका नाम एचएम था। एचएम के नाम से कोई पेशेंट था। उस पेशेंट को क्या होता था, मिर्गी के दौरे आते थे। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, उसके मिर्गी के दौरे को ठीक करने के लिए उसके टेम्पोरल लोब के मिडल पोर्शन, यानी कि जो हमारा टेम्पोरल लोब है, जैसे हमारे ब्रेन के 4 लोब, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ब्रेन के 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब एंड फोर्थ इज पैरिटल लोब। जब उस बंदे के टेम्पोरल लोब के मिडल पोर्शन हिस्से को रिमूव कर दिया जाता है तो क्या होता है, उसमें मिर्गी का दौरा ठीक हो जाता है। बट सेकंड जो रीज़न होता है उसमें क्या होता है, उसका रिट्रोग्रेड एमनीशिया RA और AA, एंट्रोग्रेड एमनीशिया दोनों ही हो जाते हैं।
तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर हम टेम्पोरल लोब को कम्प्लीटली या उसके कुछ एक पार्ट को अगर डैमेज करते हैं या फिर लेजन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका एमनीशिया हो जाता है। तो यहाँ से हमारी एक बात प्रूव हो जाती है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन फॉर्म होती है, एलटीएम फॉर्म होती है, उसके लिए कौन सा हिस्सा जिम्मेवार है, टेम्पोरल लोब। तो डॉक्टर्स ने क्या सोचा था कि मान लो अगर हम इसके मिडिल पोर्शन को रिमूव कर देते हैं तो इसको मिर्गी का दौरा ठीक हो जाएगा। बट उनको ये मालूम नहीं था कि उनकी जो मेमोरी है वो अभी इफ़ेक्ट होगी। लेकिन जब उन्होंने इस पोर्शन को बाहर निकाला उसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ मिर्गी का दौरा ठीक हो गया, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या आया कि वो बंदा अपनी मेमोरी को भूल गया है। अब ये देखिए मिडिल पोर्शन को जब रिमूव किया था तो उसमें क्या हुए, RA और A दोनों ही एमनीशिया उसको हो गए थे। मीन्स रिट्रोग्रेड एमनीशिया और एंट्रोग्रेड एमनीशिया। इसमें क्या हुआ था, रिट्रोग्रेड एमनीशिया में ये हुआ था, मान लो उसका ऑपरेशन आज किया गया है तो उससे सिर्फ 2 साल पहले की इन्फॉर्मेशन उसको याद थी, लेकिन उससे पहले का उसको कुछ भी याद नहीं था। सिर्फ किसके बारे में, जब मिडिल पोर्शन को रिमूव किया गया उसकी वजह से जो उसको RA हुआ है, रिट्रोग्रेड एमनीशिया हुआ है, उसमें उसको सिर्फ 2 साल के साथ की, जैसे कि अब है 2020 में, उसको याद थी 18 की और 19 की। यानी कि मान लो अगर उसका 2020 में ऑपरेशन हुआ है तो इससे 2 साल पहले की क्या है, एक तो आपका जो 18 से 19 का टाइम पीरियड है वो, और एक जो 19 से 20 का टाइम पीरियड है वो। सिर्फ उनको ये 2 साल की बातें उनको याद थी, पहली बातों को वो भूल गया था। बट एंट्रोग्रेड एमनीशिया में क्या हुआ उसके साथ कि उसकी इन्फॉर्मेशन STM में तो रही, यानी कि 20 से 30 सेकंड की तो रही, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उसकी LTM में नहीं जा पाई, यानी कि कोई भी मेमोरी उसकी नहीं बनी। सो क्लियर है आपको कि एमनीशिया क्या होता है, किस कारण होता है। मेनली जो ये नेचुरल होता है वो किसी दुर्घटना से या बीमारी से या फिर शराब पीने से ज़्यादा होता है। ये स्टडी ये बताती हैं कि जब उसकी एक बीमारी को ठीक करने के लिए उसके मिडिल पोर्शन को रिमूव किया गया तो भी उसको क्या हो जाता है, दोनों तरह के एमनीशिया हो जाते हैं। ये स्टडी यहाँ से प्रूव होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा टेम्पोरल लोब है उसके वो किसके लिए जिम्मेवार है कि हमारी LTM यहाँ पर स्टोर होती है। नेक्स्ट यहाँ मैंने ये बताया है कि टेम्पोरल लोब में मेमोरी कॉन्सोलिडेट होती है। इसके साथ ही जोला एट अल ने 1986 में एक स्टडी की थी। इन्होंने ये बताया था कि जो हमारी LTM है, LTM मेनली कहाँ पर स्टोर होगी, लिम्बिक सिस्टम और हिपोकैम्पस। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था, जब मैंने आपको एविडेंस ऑफ मेमोरी बताए थे कि जो हमारा हिपोकैम्पस है किस मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको हम बता सकते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी, जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का फर्स्ट पार्ट है। डिक्लेरेटिव मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, कोरसकॉफ का सिंड्रोम एंड अल्जाइमर सिंड्रोम। क्योंकि एसिटिकोलाइन की कमी से 3 चीज़ें बताई गई थी, एमनीशिया वो हमने कर लिया है अभी थोड़ी देर पहले, और अब हम क्या करेंगे, कोरसकॉफ का सिंड्रोम एंड अल्जाइमर सिंड्रोम। अब ये देखिए कोरसकॉफ का क्या होता है, ये कोरसकॉफ का नामक एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने सिंड्रोम दिया था, इसलिए उसके नाम पर इस सिंड्रोम का क्या बोला गया है, कोरसकॉफ सिंड्रोम। ये मेनली क्या होता है, जब ज़्यादातर लोग शराब पीते हैं यानी कि ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने से उनकी जो मेमोरी है वो डैमेज हो जाती है। और मेनली मेमोरी कौन सी डैमेज होएगी, आपकी रिट्रोग्रेड एमनीशिया, जो हमने अभी पढ़ा है कि ये लोग ज़्यादातर शराब पीते हैं और शराब पीने से इनका रिट्रोग्रेड एमनीशिया हो जाता है। इसकी स्टडी कहाँ की गई थी, डायनेसिफोलेन, जो आपके ब्रेन का एक पार्ट है, और इसके अंदर हमारे 2 पार्ट होते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। कि डायनेसिफोलेन के जब थैलेमस और हाइपोथैलेमस की जांच की गई तो वहाँ पर ये देखा कि ये दोनों ही पार्ट डैमेज हो चुके थे, किसके कारण, शराब पीने के कारण। तो उसको क्या हुआ, रिट्रोग्रेड एमनीशिया हो गया। क्लियर है आपको कि शराब पीने से कोरसकॉफ का सिंड्रोम होता है। कोरसकॉफ का सिंड्रोम क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इस सिंड्रोम की शुरुआत या खोज किसने की थी, कोरसकॉफ का ने की थी।
इसलिए इसको कोरोसॉव सिंड्रोम बोला जाता है। और शराब पीने से सिंड्रोम हो जाता है और शराब पीने से रिट्रोग्रेड एमनेशिया उसको होगा। और इसकी जांच करने के लिए सीटी स्कैन का यूज किया गया था। सीटी स्कैन एक ब्रेन इमेजिंग टेक्निक है जिससे हमें ब्रेन के फंक्शंस के बारे में पता चल जाता है। तो इससे क्या हुआ, इसने ये बताया कि जो थैलेमस है, जो हाइपोथैलेमस है, उसका काफ़ी कुछ पार्ट डैमेज हो चुका है, यानी कि वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी वजह से जो उसकी मेमोरी थी, जो पहली मेमोरी थी, वो उसकी नहीं बन पा रही, वो उसको भूल गया, तो उसको रिट्रोग्रेड एमनेशिया हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी एलटीएम है वो कहाँ स्टोर होती है, हमारी थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एलटीएम को स्टोर करने के लिए दोनों ही पार्ट रिस्पॉन्सिबल हैं। अब सेकंड है अल्जाइमर सिंड्रोम। इसमें क्या बताया गया है कि अल्जाइमर सिंड्रोम ये अल्जीमर ने दिया था, इसलिए इसको अल्जीमर सिंड्रोम बोला जाता है। मेनली ये सिंड्रोम ओल्ड एज को होता है, यानी कि जो पीपल, जो मनुष्य 65 साल की आयु को पार कर चुके हैं या 65 साल के हैं, उनको ये डिजीज़ हो जाती है। इसमें भी उसको रिट्रोग्रेड एमनेशिया ही होता है। वो यहाँ तक उसके फ़ोन नंबर है, खुद का नाम है, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं या किसी और व्यक्ति का नाम, इनको वो भूल जाता है। साथ ही क्या होता है, उसकी वर्किंग मेमोरी यानी कि काम करने की क्षमता, सिमेंटिक मेमोरी, अब वाक्यों को या किसी शब्दों के अर्थ को याद करने की क्षमता, एपिसोडिक मेमोरी कि अब तक की उसकी लाइफ में जितनी भी घटनाएं घट चुकी हैं, जितने भी एपिसोड उसके साथ हो चुके हैं उनको। साथ ही मेमोरी फॉर स्किल कि जिस स्किल से हम मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो स्किल भी वो भूल जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, उसकी भी कमी आ जाती है। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद हैबरलैंड एट ऑल ने एक स्टडी की थी 1999 में। इन्होंने ये बताया था कि हमारे ब्रेन में एक एमिलियोइड बीटा प्रोटीन नाम का कोई पदार्थ होता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जब ये हमारा ABP, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ABP, जब ये हमारी जो ये है, जब ये बढ़ जाता है तो क्या होता है, एसिटिकोलाइन कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी मेमोरी फॉर्म नहीं हो पाती और जो चीज़ें उसको याद है वह उनको ही भूलने लग जाता है। तो क्लियर है आपको कोरोसॉव सिंड्रोम और अल्जाइमर सिंड्रोम क्या होते हैं। ये दोनों हमारे एलटीएम के पार्ट हैं। जब हमारी एलटीएम में डैमेज हो जाता है, यानी कि उसका थैलेमस, हाइपोथैलेमस का पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो हमारी एलटीएम नहीं बन पाती। और जब हमारा ABP नामक कोई पदार्थ ब्रेन में ज़्यादा हो जाता है तो एसिटिकोलाइन कम हो जाता है, जिससे एलटीएम नहीं बन पाती। तीसरा है मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसको बोलते हैं आणविक सिद्धांत, कि हमारा शरीर अणुओं से मिलकर बना है। और इस थ्योरी के अनुसार हमारे शरीर में 2 अणुओं की पहचान की गई थी, जिसको बोलते हैं DNA और RNA। जिसमें हमारा DNA क्या होता है, डीऑक्सोराइबो न्यूक्लियस, और RNA हमारा है राइबो न्यूक्लियस एसिड, RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या स्टडी की गई है, इसमें हेडन और इगाची 2 हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए थे। इन्होंने 1963 में एक स्टडी की थी, एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स के ऊपर, और इन्होंने क्या पाया कि जो हमारा एलटीएम है उसके लिए RNA रिस्पॉन्सिबल है। अब क्यों रिस्पॉन्सिबल है, इनका क्या एक्सपेरिमेंट था। इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने रैट्स को एक ऊंची चढ़ाई पर, यानी कि एक जालीदार एक ऊंचाई की जगह थी जिस पर इनको 45 डिग्री पर चलना सिखाया गया था। अब उसके पास 2 ग्रुप थे रैट्स के। वन था उसका जिसको ट्रेंड किया गया था एक्सपेरिमेंट ग्रुप में, और दूसरा था कंट्रोल ग्रुप। तो जो एक्सपेरिमेंट में रैट्स थे और जो यहाँ पर रैट्स थे, तो इन्होंने क्या किया, इन चूहों को तो एक्सपेरिमेंट यानी कि इनको अभ्यास करवाया गया 45 डिग्री कोण पर चलने के लिए।
अब आप ये देखिए कि हम 90 डिग्री के एंगल पर तो चल सकते हैं, लेकिन 45 की डिग्री पर जो हमें ऊंचाई पर चढ़ना है वो चढ़ नहीं सकते। लेकिन इनको ट्रेन किया गया और इनको ट्रेन नहीं किया गया। तो फिर इन दोनों चूहों को उस जालीदार बॉक्स में रख दिया गया, और जिन चूहों को 45 डिग्री पर चलना सिखाया गया था उन्होंने उस स्थिति को या फिर उस चीज़ को जल्दी से पूरा कर लिया। बट जिनको ये ट्रेनिंग दी ही नहीं गई थी वे चूहे उस जालीदार सीढ़ीनुमा अपरेटस पर चढ़ ही नहीं पाई। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो हमारा चढ़ने का जो तरीका है, जो हमारा 90 डिग्री का है, अब ये देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, इसका हाफ हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी रैट जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो इस 45 डिग्री पर चढ़ेगा तो उसको बैलेंस तो बनाना पड़ेगा, और बैलेंस बनाने के लिए हमारी जो हमारी बॉडी है वहाँ पर एक वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है जो हमारी बैलेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कि जब हम चलते हैं किसी 30 डिग्री के एंगल पर या 45 डिग्री के एंगल पर तो हमारी बॉडी को एक बैलेंस की आवश्यकता होती है, और वो बैलेंस हमें कहाँ से मिलता है? वो बैलेंस हमारी वेस्टिबुलर न्यूक्लियस हमें प्रदान करती है। और जब जिन चूहों ने उस 45 डिग्री के एंगल पर चढ़ाई कर दी और जो चूहे वहाँ चढ़ाई नहीं कर पाए, तो इनके इस न्यूक्लियस को टेस्ट किया गया और ये पाया गया कि इनमें जो RNA है वो होता है। तो यहाँ से क्या पता चला कि RNA हमारे LTM के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी वो ट्रेनिंग उनकी STM से जाकर LTM में स्टोर हो गई, और जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली थी उनका क्या हुआ, उनमें LTM बनी ही नहीं पाई। किसके बारे में? जो उनका 45 डिग्री कोण पर चलना था। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि हमारा RNA हमारी LTM बनने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट फ्लेक्सर ने 1967 में किया था। इन्होंने भी 2 चूहे लिए थे, यानी कि 2 ग्रुप लिए थे चूहों के। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, इन्होंने सिर्फ क्या किया था कि 2 ग्रुप ले लिए थे, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप और दूसरा आपका कंट्रोल ग्रुप। तो जो ये रैट्स कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ग्रुप में थे और जो यहाँ थे हमारे कंट्रोल ग्रुप में, तो क्या हुआ कि इन रैट्स में उन्होंने एक ड्रग दी, यानी कि एक सुई का प्रयोग किया जिसमें एक इंजेक्शन लगाया। तो इस ड्रग ने क्या किया? इन चूहों के RNA को डैमेज कर दिया। क्लियर है आपको? फ्लेक्सर ने क्या किया था? रैट्स को एक ड्रग दी थी, उस ड्रग से क्या हुआ था, इन चूहों का जो RNA था वो डैमेज हो गया था, और इन चूहों को कोई सुई नहीं दी तो इनका RNA सही रहा। फिर इनको एक भूल-भुलैया में छोड़ा गया, तो ये जो रैट्स थे ये भूल-भुलैया में चले गए थे और ये रैट्स भूल-भुलैया को पार नहीं कर पाए। सो यहाँ से क्लियर है कि RNA भी हमारा LTM के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि RNA भी हमारी LTM को फॉर्म करता है। तो आज जो हमारा मेमोरी के एविडेंस थे वो कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको 6 वीडियो करवाई हैं जिसमें पूरा मेमोरी के बारे में बताया गया है। प्लीज़ आप उन सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखें कि पहली वीडियो में मैंने क्या करवाया था, सेकंड में मैंने क्या करवाया है। तो आपको वो सीरीज़ से देखनी पड़ेंगी, तभी जाकर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। सो आपका एविडेंस ऑफ लर्निंग और एविडेंस ऑफ मेमोरी दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।